Uh, Dear students, welcome you all in this class. Today we will discuss about entrepreneur and entrepreneurship. What is the concept of entrepreneur and entrepreneurship? Its characteristics, types, and functions. First, we talk about the concept of entrepreneurs. इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं. एंटरप्रेन्योर को हिंदी में अपन बोलते हैं उद्यमी. The word entrepreneur is derived from the French verb entreprendre. It means to undertake. To undertake मतलब क्या हुआ? To initiate, कोई कार्य प्रारंभ करना. तो ये जो entrepreneur word है वो फ्रेंच वर्ब entreprendre से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है to undertake और to initiate, कोई नया कार्य प्रारंभ करना. In the early 16th century, the Frenchmen who organized and led military expeditions were referred as entrepreneurs. तो 16th century में जो फ्रेंच मैन होते थे, ठीक है, और जो मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड करते थे उनको एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता था. लेकिन 18th सेंचुरी में, इन द अर्ली 18th सेंचुरी, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटिलॉन यूज द टर्म एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस. तो ये जो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है उसको बिजनेस में यूज किया किसने? रिचर्ड कैंटिलॉन. ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे और ये अर्ली 18th सेंचुरी में इन्होंने बिजनेस में एंटरप्रेन्योर वर्ड का यूज करना प्रारंभ किया था. सिंस दैट टाइम द वर्ड एंटरप्रेन्योर मीन्स वन हु टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस टू सोसाइटी. तब से एंटरप्रेन्योर कौन लोग कहे जाने लगे? Who takes the risk of starting new organization, जो नए संगठन स्टार्ट करना या नया बिजनेस जो स्टार्ट करते थे, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, जो नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो नए प्रोडक्ट्स या नए सर्विसेज को सोसाइटी में जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योर कहा जाने लगा. Entrepreneur is an economic agent who plays a vital role in the economic development of the country. इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इकोनॉमिक एजेंट की तरह काम करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के क्षेत्र में. An entrepreneur is an individual with knowledge, skill, initiative, drive and spirit of innovation who aims at achieving goals. तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या है? इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है ना. और इन इंडिविजुअल्स के पास में नॉलेज होता है, स्किल होता है, वो क्षमता होती है, इनिशिएटिव्स होता है किसी भी कार्य में पहल करने के लिए, ड्राइव एंड स्पिरिट ऑफ इनोवेशंस, नवाचार करने की उनमें स्पिरिट होती है, ठीक है ना. और ये सब वो किस लिए करते हैं? ताकि वो लक्ष्य की प्राप्ति कर सके. इनका उद्देश्य होता है कि एक उचित लक्ष्य प्राप्त करना, ठीक है. एन एंटरप्रेन्योर कैन बी रिगार्डेड एज अ पर्सन हु हैज द इनिशिएटिव, स्किल एंड मोटिवेशन टू सेट अप अ बिजनेस और एंटरप्राइज ऑफ हिज ओन एंड हु ऑलवेज लुक्स फॉर हाई अचीवमेंट, ठीक है ना. तो इस प्रकार से जो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है हु हैज इनिशिएटिव, स्किल, जिसके पास किसी भी कार्य को प्रारंभ करने की दक्षता होती है. और ये किस प्रकार का काम हो गया? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक कार्य प्रारंभ करने की उनमें दक्षता है, उनमें मोटिवेशन है, वो उत्प्रेरित हैं उस काम को प्रारंभ करने के लिए, ठीक है ना. ताकि वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, कोई उद्यम खड़ा कर सके, खुद का उद्यम खड़ा कर सके, ठीक है. और इस प्रकार से उनका जो भी गोल है, हाई अचीवमेंट्स, जहां तक उनको चाहिए तो पहुंचना है, वहां तक वो पहुंच सके, ठीक है. तो ये एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू जेबी से, an entrepreneur is the economic agent who unites all means of production, land of one, the labor of another, and the capital of yet another, and thus produces a product. By selling the product in the market, pays rent of land, wages to labor, interest on capital, and what remains is his profit. तो जेपी सेज के हिसाब से हम एंटरप्रेन्योर किसको बोल सकते हैं? वो पर्सन एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि उत्पादन के कारक, जिसमें से आपका लैंड हो गया, भूमि, लेबर, श्रम हो गया, आपका कैपिटल, पूंजी,
इन सबको यूनाइट करने की या फिर ऑर्गेनाइज करने की उनमें एबिलिटी होती है। और वो किस लिए इन सब चीजों को यूनाइट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ताकि वो कोई कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर पाए, कोई भी उत्पाद वो उत्पादित कर पाए। और इस प्रकार से जो भी उत्पाद वो उत्पादित करता है, बाय सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो भी उसके उत्पाद है उसको मार्केट में बेचकर सबसे पहले क्या करता है, पे रेंट ऑफ लैंड। जिस लैंड का यूज करके इसने वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसके लिए रेंट देगा, वेजेस टू लेबर, ठीक है ना, जो भी उसमें श्रम लगा है उसको उसका वेजेस देना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी वो पूंजी लगा रहा है उसमें उसको ब्याज देना होगा। एंड व्हाट रिमेन्स इज इज प्रॉफिट, और उसके बाद जो बच रहा है वो उसका प्रॉफिट या लाभ के रूप में होता है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू जेबी से हम डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्कुम्पीटर, ठीक है ना, एन एंटरप्रेन्योर इज एन एडवांस्ड इकोनॉमी is an individual who introduces something new in the economy, a method of production not yet tested by experience in the branch of manufacture concerned, a product with which consumer are not yet familiar, a new source of raw material or of new market and the like. तो जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है उसके हिसाब से क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन है, जो हमारा उन्नत अर्थव्यवस्था है उसमें एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति होता है जो कि क्या इंट्रोड्यूस करता है, समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में कोई नई चीज वो इंट्रोड्यूस करता है। ये नई चीजें क्या हो सकती है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की नई विधियां हो सकती है जो कि अभी तक किसी के द्वारा उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। प्रोडक्ट विथ विच कंज्यूमर आर नॉट एट फेमिलियर, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट वो उत्पादित करता है जिसके बारे में कंज्यूमर अभी तक नहीं जानते। न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, कच्चे माल का स्रोत नया कहाँ से और मिल सकता है इसकी खोज वो करता है। और ऑफ न्यू मार्केट, और नए बाजार की खोज वो करता है, और इस प्रकार से चीजों की खोज करता है। तो अकॉर्डिंग टू जोसेफ तुम पीटर के द्वारा इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कैंटिलन, ठीक है ना, an entrepreneur is the agent who buys factors of production at certain prices in order to combine them into a product with a view to selling it at uncertain prices in the future, ठीक है ना। तो कैंटिलन के हिसाब से इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, उद्यमी एक एजेंट होता है जो उत्पादन के कारकों को एक निश्चित कीमतों पर खरीदता है ताकि उसे संयोजित कर उत्पाद तैयार कर सके तथा जिसे वह भविष्य में अनिश्चित कीमतों पर बेच सके। अनसर्टेन प्राइजेस, अभी प्रेजेंट में उसका कीमत का आकलन वो नहीं कर सकता, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि उसको अच्छी कीमतें मिल पाए। तो कैंटिलन के हिसाब से इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स डूइंग समथिंग इन अ न्यू एंड इफेक्टिव मैनर। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है किसी भी कार्य को नए या प्रभावशाली तरीके से करना। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनेमिक एक्टिविटी which helps the entrepreneur to bring changes in the process of production, innovation in production, new uses of materials, creator of market, etc. ठीक है ना। तो जैसे हम एंटरप्रेन्योर की बात किए कि वो एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की जब भी हम बात करते हैं तो वो एक डायनेमिक एक्टिविटी होता है जो कि एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जाता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसकी वो क्वालिटीज होती है, कोई बिजनेस खड़ा करने की, बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चलाने की, कोई नई चीज उत्पाद करने की, ठीक है ना, मार्केट में कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने की वो एबिलिटी होती है। और ये सब वो क्यों करता है, ताकि उसको प्रॉफिट अर्न हो सके। It is a mental attitude to foresee risk and uncertainty with a view to achieve certain strong aim, ठीक है ना। कोई बहुत ही ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति है उसकी एक मेंटल एबिलिटी होती है कि उस चीज तक पहुंचने में क्या क्या रिस्क और अनसर्टेनिटीज हो सकती है। तो ये एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज ही है जिसकी वजह से वो रिस्क और अनसर्टेनिटीज को पहचान पाता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है
और उस जो स्ट्रॉन्ग उसका जो एम है, जो उसका गोल है, वहां तक वो पहुंच पाता है। एंटरप्रेन्योरशिप is the process of identifying opportunities in the marketplace, arranging the resources required to pursue these opportunities, and investing the resources to exploit the opportunities for long-term gains. इसका मतलब क्या हुआ? उद्यमिता बाजार में अवसरों की पहचान करने, इन अवसरों को आगे बढ़ाने या क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने तथा दीर्घकालिक लाभ प्राप्ति के दृष्टिकोण से इन अवसरों का दोहन करने के लिए संसाधनों का निवेश करने की प्रक्रिया है। ठीक है, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को? इट इज रिस्क बियरिंग, innovative and resource organizing ability of an individual or group of people to achieve goal through production or distribution of products or services। यह उत्पादन या उत्पादों एवं सेवाओं के वितरण के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति या लोगों के समूह की जोखिम वहन करने, नवाचार करने या संसाधनों को जुटाने की क्षमता है। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, achieve goal through production distribution of products or services। ठीक है ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कोल के हिसाब से इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और a group of associated individuals undertaken to initiate, maintain and aggrandize profit by production or distribution of economic goods and services। इसको हिंदी में हम किस प्रकार से परिभाषित कर पाएंगे? उद्यमिता किसी व्यक्ति या संबद्ध व्यक्तियों के समूह की उद्देश्य पूर्ण गतिविधि है जो आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण द्वारा लाभ को आरंभ करने, ठीक है, बनाए रखने और बढ़ाने के लिए की जाती है। तो इस प्रकार से कोल के हिसाब से इसको परिभाषित किया जा सकता है एंटरप्रेन्योरशिप को। वैसे अकॉर्डिंग टू हिगिंस, entrepreneurship is meant the function of foreseeing investment and production opportunities, organizing an enterprise to undertake a new production process, raising capital, hiring labor, arranging the supply of raw materials, finding site, introducing a new technique, discovering new resources or raw materials, and selecting top managers for day-to-day ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो हिगिंस के हिसाब से क्या है? वो सारी एक्टिविटीज जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर कोई प्रोडक्शन करने, देन फिर मार्केटिंग कर प्रॉफिट अर्न करने तक की जो भी एक्टिविटीज होती है, वो सारी एक्टिविटीज को करने की कला होती है। ठीक है ना, इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो उद्यमिता का अर्थ है निवेश और उत्पादन के अवसरों का पूर्वाभास या आकलन करना, एक नई उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उद्यम की स्थापना करना, पूंजी जुटाना, ठीक है, श्रमिकों की व्यवस्था करना, हायरिंग लेबर्स, कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था करना, उद्यम स्थापना हेतु जगह की पहचान करना, एक नई तकनीक की शुरुआत करना, ठीक है ना, नए संसाधनों या कच्चे माल की खोज करना तथा उद्यम के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए शीर्ष प्रबंधन का चयन करना, सेलेक्टिंग टॉप मैनेजर्स फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइज। तो इस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप को हम हिगिंस के हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, उद्यमिता विकास क्या होता है। ठीक है ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्यमिता। तो उद्यमिता की भावना विकसित करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी, ठीक है ना, उसको उद्यमिता की भावना अगर हमको विकसित करना है, वो क्वालिटीज हमको डेवलप करना है, तो उसका स्किल सेट और नॉलेज हमको बढ़ाना है। तो ये सब बहुत सारे ट्रेनिंग्स के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो उन प्रशिक्षणों के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज लोगों में बढ़ाई जाती है ताकि वो एक अच्छे उद्यमी बन पाए। ठीक है ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को हम किस प्रकार से बोल सकते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द स्किल सेट एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स
regarding the development, management and organization of a business venture while keeping in mind the risks associated with it। उद्यमिता विकास को उद्यम से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों के लिए व्यावसायिक उद्यम के विकास, प्रबंधन और संगठन से संबंधित कौशल और ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को किस प्रकार से परिभाषित कर रहा है? ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग द स्किल सेट एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उनका स्किल सेट जो दक्षता है और ज्ञान में वृद्धि करना, ताकि कोई भी इंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस को अच्छी तरीके से वो चला पाए। तो इस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप को, डेवलपमेंट को हम परिभाषित कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से उद्यमियों का अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिया गया है, अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, अलग अलग साइंटिस्ट्स हैं, उनके माध्यम से। तो ये यहाँ पर पहला क्लासिफिकेशन देख रहे हैं आप लोग, क्लेरेंस डेनहॉफ क्लासिफिकेशन। तो क्लेरेंस डेनहॉफ के माध्यम से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये 4 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें है एग्रेसिव ऑब्लिक इनोवेटिव, इसको एग्रेसिव और इनोवेटिव भी बोलते हैं एग्रेसिव को। इमिटेटिव ऑब्लिक एडॉप्टिव, तो इमिटेटिव टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं। फैबियन, ड्रोन, ठीक है ना, क्लेरेंस डेनहॉफ इस प्रकार से क्लासिफाई किया। वैसे ही आपका आर्थर सी कोल, कोल के हिसाब से 3 तरीकों से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एम्पिरिकल, रेशनल, कॉग्निटिव, ठीक है। वैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर प्राइवेट और पब्लिक, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ एंटरप्राइज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो इस प्रकार से जो एंटरप्रेन्योर्स है इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसको 1 by 1 हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लेरेंस डेनहॉफ क्लासिफिकेशन। तो ये 4 तरीकों से हमने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले इसमें आपका इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब नवाचार करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो उसको इनोवेटिव या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स। तो ये इनोवेटिव और एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स किस प्रकार से होते हैं? They assembles and synthesizes information and introduces new combination of factor of production, ठीक है ना। ये जो इंफॉर्मेशंस का संयोजन करते हैं, संश्लेषण करते हैं, और इनमें एबिलिटीज होती है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के कारक होते हैं उसका एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करके कोई प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर पाए। कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मेल ऑफ इनोवेटिवनेस, इनमें जो नवाचार की जो भावना होती है वो कूट कूट कर भरी होती है। सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोडक्शन, न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मार्केट एंड क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। दे ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में रूपांतरण लाने का भी काम ये करते हैं, ठीक है ना। तो ये नई नई आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज, नई मार्केट, इन सब चीजों की खोज करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स इनको इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। वैसे सेकंड है इमिटेटिव या एडॉप्टिव, ठीक है ना। तो इमिटेटिव और एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कौन होते हैं? आल्सो नोन एज एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। सिंपली एडॉप्ट सक्सेसफुल इनोवेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय अदर इनोवेटर्स। तो ये जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा जो सक्सेसफुल इनोवेशंस किए गए हैं, ठीक है ना, तो ये सीधे सीधे उसी को एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इमिटेट करने का मतलब ये होता है कि अनुसरण करना, जो कोई अच्छा काम कर रहा है उस अच्छे काम को खुद करने ये लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसको इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फेबियन। फेबियन क्या है? दे आर टिमिड एंड कॉशियस, ठीक है ना। ये डरपोक और सतर्क टाइप के लोग होते हैं। दे आर वेरी मच स्केप्टिकल इन देयर अप्रोच, बहुत उलझन में रहते हैं कौन सी चीज को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है ना, कौन सी चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। दे आर नॉट एडेप्टेबल टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ ये अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते। एडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ? अनुकूलन, अपने आप को एडजस्ट करने की जो एबिलिटीज होती है वो इनमें कम होती है। They love to remain in existing business with the oldest technique of production, जो पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है ना, उसी से प्यार करने वाले होते हैं और उसको आसानी से नहीं छोड़ते। ये कब छोड़ते हैं? They only adopt the new technology when they realize that
फेलियर टू अडॉप्ट विल लीड टू लॉस और कोलैप्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है ना, ये नई चीजों को तभी अडॉप्ट करते हैं जब इनको विश्वास हो जाता है कि अगर नई चीज को मैं अडॉप्ट ना करूं तो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस जो है चौपट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये जो इनोवेशंस या जो नई चीज जो होती है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स फेबियन। फिर हम लोग बात करते हैं चौथा, ड्रोन। ठीक है ना, तो ड्रोन टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दीज आर कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स इन आउटलुक। रूढ़िवादी टाइप के लोग होते हैं, दे नेवर लाइक टू गेट रीड ऑफ दैट ट्रेडिशनल बिजनेस। जो इनका पारंपरिक बिजनेस चला रहा है, व्यवसाय चला रहा है, उसको एक छोड़ना नहीं चाहते कभी भी, उसी पे टिके रहना चाहते हैं। ठीक है ना, दे ऑलवेज फील कंफर्टेबल विद देयर ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इवन दो the environment as well as the society have undergone considerable change। अगर सोसाइटी में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हो गया है उसके बाद भी उसी बिजनेस पे ये टिके रहते हैं। ये लेगार्ड्स टाइप के होते हैं। ठीक है ना, thus drone entrepreneurs refuse to adopt the change। किसी प्रकार के परिवर्तन को ये रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। जिस प्रकार का परिवर्तन अगर हो रहा है, कोई चीज अगर उनको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है तो वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। दे आर लेगार्ड्स एज दे कंटिन्यू टू ऑपरेट इन देयर ट्रेडिशनल वे एंड रेसिस्ट चेंजेस। ठीक है ना, तो ये लेगार्ड्स टाइप के होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ऑर्थर सी होल का जो क्लासिफिकेशन है, उनने 3 प्रकार से लिया था। पहला एम्पेरिकल। तो एम्पेरिकल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ही इज एन एंटरप्रेन्योर हार्डली introduces anything revolutionary and follows the principle of rule of thumb। केवल एक उंगली के डायरेक्शन में, अंगूठे के डायरेक्शन में मुझे चलना है, एक रास्ते पे ही चलना है, इधर उधर मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना है। इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है ना, हार्डली इंट्रोड्यूस एनीथिंग रिवॉल्यूशनरी। क्रांतिकारी तरीके का काम कभी कभार ये कर लिए तो कर लिए, नहीं तो पुराने ढर्रे पे चलने वाले लोग ये होते हैं। ठीक है ना, एम्पेरिकल। देन फिर हम लोग बात करते हैं रेशनल, तर्क संगत टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। The rational entrepreneur is well informed about the general economic condition and introduces changes which look more revolutionary। जो अधिक क्रांतिकारी टाइप की जो एक्टिविटी होती है, जिसको करने से उसको कुछ फायदे होने वाला है अगर, तो वो उस प्रकार का चेंज करने के पक्ष में रहते हैं, रेशनल टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है ना, ये वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। जो आर्थिक स्थिति है देश की या अपने क्षेत्र की, इसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड, इसके बारे में जानकारी ये रखते हैं। कॉग्निटिव जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर्स इज वेल इन्फॉर्म्ड, draws upon the advice and services of expert and introduces changes that reflect complete break from the existing scheme of enterprises। ठीक है ना, तो कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड, जो जनरल मार्केटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस या मार्केट्स के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में सारी जानकारियां रखते हैं। ठीक है ना, और ये चेंजेस पे विश्वास रखते हैं और इसके लिए ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उनसे एडवाइस या उनसे सेवाएं भी ये लेते हैं, जो उद्यम की वर्तमान तरीकों पे पूर्णतः विराम लगा देता है। इस प्रकार की ये चेंजेस करते हैं, जो ये पुराना कोई भी काम कर रहे हैं ना, उस पर पूर्णतः विराम लगा देते हैं और एक नया ही स्टार्ट ये करने के पक्ष में रहते हैं। तो ये कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है ना, मालिकाना हक के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको प्राइवेट और पब्लिक दो रूप से क्लासिफाई किया जा सकता है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर is motivated by profit and it would not enter those sectors of the economy in which prospects of monetary rewards are not very bright। ठीक है ना, तो ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है उसी क्षेत्र में अपना कदम रखते हैं या उसी बिजनेस में अपना हाथ डालते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट इनको दिख रहा हो। ठीक है ना, तो प्राइवेट मतलब कौन हुए, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, तो वो इस प्रकार की काम करते हैं जहां पे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा हो। वैसी बात करें पब्लिक मतलब सरकारी, ठीक है ना, तो इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट विल टेक
द इनिशिएटिव टू शेयर एंटरप्राइजेस। तो इस प्रकार के एंटरप्राइजेस, इस प्रकार के बिजनेस जो गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है, वो पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे, इसमें जो काम करने वाले जो लोग, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ एंटरप्राइज। स्केल ऑफ एंटरप्राइज मतलब कि उसका साइज क्या है, एंटरप्राइज का, उद्यम का आकार कितना है, इसके आधार पर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। दिस क्लासिफिकेशन इज स्पेशली पॉपुलर इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे इस प्रकार का क्लासिफिकेशन मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है ना। छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती है और उसको चलाने वाले जो लोग होते हैं वो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स होंगे, वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज होगा। और उसको चलाने वाले जो लोग जो है वो जो उद्यमी है वो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, ठीक है ना। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट possess the necessary talent and resources to initiate large scale production, ठीक है ना। बृहद स्तर पर उत्पादन करने की ना उनमें एबिलिटी होती है या ना ही उनमें टेक्निकल नो हाउ, तकनीकी रूप से जानकारियां होती है, इसलिए वो छोटे छोटे उद्यम चलाने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। लार्ज स्केल मतलब क्या हुआ, इन द डेवलप्ड कंट्रीज मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स डील विद लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो जो भी उद्यमी होते हैं वो बड़े बड़े आपके एंटरप्राइजेस चलाने वाले होते हैं। दे possess the financial and necessary enterprise to initiate and introduce new technical changes, ठीक है ना। इनमें वो सारी एबिलिटीज होती है, जो टेक्निकल नो हाउ की हम बात कर रहे हैं, वो जानकारियां, फाइनेंशियली ये स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। The result is the developed countries are able to sustain and develop a high level of technical progress। और इस प्रकार से जो लार्ज स्केल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है ना, ये अपने एंटरप्राइजेस के माध्यम से एक तरीके से जो भी उस देश का डेवलपमेंट है उसको सस्टेन करते हैं, लंबे समय तक वो डेवलपमेंट फिर चलता रहता है, ठीक है। सम न्यू क्लासिफिकेशंस, कुछ और नए क्लासिफिकेशंस हैं वो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहला क्या है आपका, सोलो ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो सोलो का मतलब क्या हो गया, सिंगल। दिस एंटरप्रेन्योर्स रेफर टू सेट अप देयर बिजनेस इंडिविजुअली। जो इंडिविजुअली बिजनेस सेट कर रहा है वो सोलो ऑपरेटर्स कहलाएगा। एक्टिव पार्टनर्स कौन कहलाएगा, जो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिस टाइप जॉइंटली पुट देयर एफर्ट्स टू बिल्ड एंटरप्राइज पुलिंग टुगेदर देयर ओन रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो ये पार्टनरशिप में इस प्रकार की बिजनेस जो स्टार्ट की जाती है और से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक्टिव पार्टनर्स कहलाते हैं। इन्वेंटर्स, दिस एंटरप्रेन्योर्स primarily involve themselves in research and development। इन्वेंटर्स मतलब नवाचार करने वाले लोग होते हैं, नई नई तरीकों की खोज करने वाले, नए नए आइडियाज की खोज करने वाले लोग होते हैं, वो इन्वेंटर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जुड़े रहते हैं, R&D एक्टिविटीज, ठीक है ना। चैलेंजर्स, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिस टाइप टेक चैलेंजेस टू एस्टैब्लिश बिजनेस वेंचर एज मार्क ऑफ अचीवमेंट, ठीक है ना। ये चैलेंज लेने वाले लोग होते हैं और ये चैलेंज लेकर कोई बिजनेस स्थापित करते हैं और उसको बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट मानते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू देम, इफ देयर इज नो चैलेंज इन लाइफ देयर इज नो चार्म इन लाइफ, ठीक है ना। इनकी सोच क्या होती है, अगर लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है तो लाइफ में कोई चार्म भी नहीं है, जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है। Challenges make them bold and thus they never hesitate to plunge themselves into uncertainties for earning profit, ठीक है ना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने जो चैलेंजर वाली जो एबिलिटी है या क्वालिटी है, चैलेंज लेने का जो इनका चीज होता है, ठीक है ना, वो किसी प्रकार की अनसर्टेनिटी तक भी ये पहुंच जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, लेकिन वो चैलेंज लेकर अपने एम को हमेशा प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं। बायर्स, तो बायर्स का है दिस एंटरप्रेन्योर्स एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू परचेज द एग्जिस्टिंग यूनिट्स, ठीक है ना। ये जो एस्टैब्लिश्ड जो एंटरप्राइज है उसको ये खरीदने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। विच में बी सीज्ड आर इन रनिंग कंडीशन, जो बंद हो चुका हो या फिर रनिंग कंडीशन में हो, दोनों स्थितियों में ये जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो एंटरप्राइजेस हैं उसको ये खरीदने वाले लोग होते हैं। इफ द यूनिट्स दे परचेज आर सिक, ठीक है ना, दे टर्न देम अराउंड यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस।
अगर सही तरीके से वो एंटरप्राइज नहीं चल रहा है तो अपने अनुभवों के आधार पर वो उसको सही स्थिति में लाते हैं। एक्सपर्टाइज एंड बिजनेस एक्यूमेन, ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज और बिजनेस एक्यूमेन, ठीक है ना, मतलब उद्यम या बिजनेस या व्यवसाय के प्रति इनका जो अनुभव और जो भी एक्सपर्टाइज, जो जानकारियां होती है उसके आधार पर उसको सही स्थिति में लाते हैं, ठीक है ना। By purchasing these units, they make themselves free from the hassles of building infrastructure and other facilities. इस प्रकार से जब ये परचेस करते हैं तो इनको नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। इस प्रकार की जो बाधाएं हैं उससे एक तरीके से इनको छुटकारा मिल जाता है। लाइफ टाइमर्स, these entrepreneurs believe that business is the part and parcel of their life. इस टाइप के जो लोग होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो समझते हैं कि बिजनेस हमारे जीवन का एक हिस्सा है। They take up the business to reunite successfully as a matter of ego satisfaction, ठीक है ना। केवल ये बिजनेस इसीलिए करना है क्योंकि इनको करना है, इनको अहम को ठेस न पहुंचे इसलिए बस करना है, मतलब करना है। परिवार में बहुत समय से अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो बस उसको ऐसे चलाते रहें। तो ये लाइफ टाइमर्स टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। जो उद्यमी है उसके क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार के कार्य करता है। तो सबसे पहले कार्य की अगर हम बात करें तो आइडिया जनरेशन, ठीक है ना, सबसे पहला काम है उसका आइडिया जनरेशन। इट कैन बी पॉसिबल थ्रू द विजन, इनसाइट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर टू द एंटरप्रेन्योर्स। और ये आइडिया जनरेशन कैसे हो सकता है? विजन होना चाहिए, इनसाइट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, चीजों को देख कर कुछ समझने की एबिलिटी होनी चाहिए, अनुभव, शिक्षा, ठीक है ना। इस प्रकार की चीजें अगर व्यक्ति के पास हो, एंटरप्रेन्योर के पास हो, तो वो आइडिया जनरेशन का काम कर सकता है। और ये आइडिया जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि इसी आइडिया को फिर वो इंक्यूबेट करता है, ठीक है ना, इसको एक्चुअल रनिंग कंडीशन में लाता है, देन फिर कमर्शलाइज करके से प्रॉफिट वो अर्न करने की स्थिति में होता है, ठीक है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य का निर्धारण करना, ये दूसरा कार्य है। इट शुड बी स्पेल्ड आउट ऑन क्लियर टर्म्स। और जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। वो स्टेटमेंट क्या बताता है कि हमारा एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, वो क्लियरली स्पेल्ड आउट होना चाहिए। मतलब एंटरप्रेन्योर में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उद्देश्य का सही निर्धारण कर पाए, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस की प्रकृति किस प्रकार की है, बिजनेस का प्रकार किस तरीके का है, ठीक है ना, टाइप ऑफ बिजनेस किस प्रकार का उसका व्यवसाय है। ये सारी जानकारियां जब उसको रहेगा, डीप में जब जानकारी रखेगा तभी वो उद्देश्यों का निर्धारण सही तरीके से कर पाएगा, ठीक है ना। रेजिंग ऑफ फंड्स, फंड की व्यवस्था करना। तीसरे अगर कार्य की हम बात करें तो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस डिपेंड अपॉन द फिनांस एंड इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट। जो भी बिजनेस है वो बिना वित्त के, बिना पैसों के, बिना पूंजी के चालू नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन अगर बोला जाए तो रेजिंग ऑफ फंड्स, कहाँ से फंड की व्यवस्था वो कर सकता है, ये कार्य इसका। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस को चलाना है, कोई भी इंटरप्राइज अगर चलाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स की भी आवश्यकता होती है। तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, ठीक है ना, कहाँ से रॉ मटेरियल्स की व्यवस्था वो कर सकता है, ठीक है ना। वैसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरीज, उसके बिजनेस में जिन भी मशीनरीज की आवश्यकता होने वाली है उसको खरीदने की एबिलिटी उसमें होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है ना। इसके लिए उसको क्या क्या जानने की आवश्यकता है? द डिटेल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मशीन्स, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स, ठीक है ना। इन सारी चीजों की जानकारियां उसको होनी चाहिए, तभी वो मशीन को सही तरीके से प्रोक्योर वो कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज मार्केट रिसर्च, ठीक है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि कोई भी चीज अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है और सही मार्केट उसको नहीं मिलेगा
तो उसके प्रोड्यूस का या उसके उत्पाद का सही कीमत उसको नहीं मिल पाएगा, सही प्रॉफिट उसको नहीं हो पाएगा। तो मार्केट रिसर्च, अनुसंधान या खोज के माध्यम से सही बाजार की व्यवस्था करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है एंटरप्रेन्योर का। द नेक्स्ट कार्य की हम बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है ना। वो जो उद्यम स्थापित करने जा रहा है उसका फॉर्म और साइज कितना होना चाहिए, इसका निर्धारण करना भी एंटरप्रेन्योर्स को आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर हैज टू डिसाइड द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। किस प्रकार का उत्पाद वो उत्पादित करने जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना वो इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता है, नेचर ऑफ एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। उत्पाद की क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, किस प्रकार के संसाधन उसके पास उपलब्ध है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको फॉर्म, ठीक है ना, किस प्रकार का हो, साइज उसका किस प्रकार का हो, ये डिसाइड करने की एबिलिटी एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, ठीक है ना। द चीफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस और सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये इस प्रकार के इंटरप्राइजेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर को मैन पावर्स की भी आवश्यकता होती है और वो भी स्किल्ड मैन पावर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर में वो एबिलिटी भी होनी चाहिए रिक्रूट करने की, सही मैन पावर वो रिक्रूट कर पाए ताकि उसके बिजनेस को बहुत आगे तक वो ले जा सके, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज व्हाइल अंडरटेकिंग दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो ये वाला फंक्शन या ये कार्य व्यक्ति सही तरीके से कब कर पाएगा, जब ये सारी एबिलिटीज में होनी चाहिए, ठीक है ना। एस्टिमेटिंग मैन पावर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एस्टिमेट कर पाए कि कितने मैन पावर की आवश्यकता है, ठीक है। लेइंग डाउन ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए ताकि सही मैन पावर का सिलेक्शन किया जा सके। डिवाइसिंग स्कीम ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है ना, किस प्रकार का रिम्यूनरेटिव जो बेनिफिट्स या मॉनेटरी बेनिफिट्स, रिम्यूनरेटिव मॉनेटरी बेनिफिट्स जो मैन पावर है उसको मिल पाए, ठीक है ना। किसी को ऐसा ना हो कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाला व्यक्ति है उसको कम सैलरी मिल रहा हो, या बहुत जो इसमें स्किल्ड ना हो काम करने में उसको ज्यादा सैलरी वो दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके डिस्क्रिमिनेशन करने की भी एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। लेइंग डाउन द रूल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ये जो मैन पावर है, ठीक है ना, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी नियम बनाने की एबिलिटी उसमें आनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो जो भी प्रोजेक्ट या जिस भी इंटरप्राइज पर वो काम करना चाह रहा है, जो भी बिजनेस स्थापित करना चाह रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, एक योजनाबद्ध तरीके से कौन सा काम किस पर्टिकुलर टाइम पे होना है और वो काम उसी समय पर हो, ठीक है ना, इसकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य, तभी उस एंटरप्राइज या उस बिजनेस के माध्यम से उसको सही प्रॉफिट हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये सब फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो उद्यमी है उसके कार्य। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना। उद्यमी जो है उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या विशेषताएं होती है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं नीड टू अचीव, ठीक है ना, किसी लक्ष्य तक पहुंचने की उसमें इच्छा होनी चाहिए, ठीक है ना, वहां तक पहुंचने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, एक उसके लिए एक पर्टिकुलर उसका एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स हैव गॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव हायर गोल्स, ठीक है ना, ऊंचे स्थान तक, ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसमें इच्छा होनी चाहिए। Their inner self motivates their behavior towards high achievement, ठीक है ना। तो उसका इनर सेल्फ जो होता है, उनकी जो खुद की जो एबिलिटीज होती है वो उसको मोटिवेट करती है, इसलिए, और उसका जो बिहेवियर होता है, ठीक है ना, उसको उस डायरेक्शन पे वो लेके जाता है, हाई अचीवमेंट की तरफ, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस बट डू नॉट टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स अचीविंग दिस ड्रीम्स।
तो नीड टू अचीव का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इस लक्ष्य की मुझे प्राप्ति करनी है, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो एंटरप्रेन्योर का क्या कैरेक्टर या क्या विशेषता होनी चाहिए कि जो भी आप ड्रीम आपने पाल के रखा हुआ है, जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाह रहे हो, उस डायरेक्शन पे आपको चलना भी पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इस विशेषता की बात करें तो इंडिपेंडेंस। कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, सबऑर्डिनेशन वो पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि स्वयं खुद का मालिक हो, कोई उसको ऑर्डर देने वाला ना हो, ठीक है ना। तो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंस वाली क्वालिटी है, स्वतंत्र होकर काम करने जिसमें इच्छा हो। तो एक विशेषता ये भी है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी है इसकी, ठीक है ना। तो रिस्क बियरिंग एबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो जोखिम वहन क्षमता इसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। जोखिम का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। कोई भी बिजनेस अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो आगे फ्यूचर में क्या लॉसेस होने की संभावना है, ठीक है ना। और वो लॉसेस होने की संभावनाएं अगर आ रही है तो उसको कैसे मीट आउट करना है, उससे कैसे निकल के बाहर आना है, ठीक है ना। तो ये एबिलिटी भी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, रिस्क बियरिंग एबिलिटी। लोकस ऑफ कंट्रोल, तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो आपका दो तरीके का होता है, लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरा होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जब चीजें एक्सटर्नली कंट्रोल होती है, जब लोग जो है चीजों को दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, दूसरे उसको नियंत्रित करने की स्थिति में होते हैं, तो वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति में एबिलिटीज है और कोई भी चीजें अगर अप्रिय घटित होने वाली है तो उसको खुद वो कंट्रोल कर पाए, वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहलाता है। और जो भी इंटरप्रेन्योर्स है इसमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। उद्यमी सब कुछ भाग्य पर छोड़ने के बजाय अपने मानसिक आर्थिक वातावरण को प्रभावित करके अपने प्रयासों से परिणामों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। प्रिजर्वेंस, ठीक है ना, सॉरी, परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब क्या हुआ, दृढ़ता, दृढ़ता से कहीं पे जुड़े रहना, ठीक है। मतलब कोई काम अगर स्टार्ट कर दिया गया है एंटरप्रेन्योर के द्वारा तो उसको उस लक्ष्य तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सटीकता से, बहुत ही दृढ़, बहुत ही अच्छे प्रयासों के साथ उससे वो जुड़ा रहेगा। एंटरप्रेन्योर हैज गॉट द क्वालिटी ऑफ स्टिकिंग टू जॉब ही डिसाइड्स टू अंडरटेक। मतलब जो भी काम करने के लिए उसने सोच लिया है ना, उससे उसको स्टिक होकर रहना, चिपक के रहना है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, परसिवरेंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें तो क्या है, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। उद्यमी अपनी कल्पनाओं और सपनों को सार्थक लक्ष्यों के लिए निर्देशित करता है तथा उत्कृष्टता के असाधारण मानक स्थापित करता है, ठीक है ना। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, चीजों के प्रति पॉजिटिव इसकी सोच, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इन देयर एक्शन। Being an achiever, he directs his fantasies and dreams towards achievement of worthwhile goals and set extraordinary standard of excellence in what he is doing, ठीक है ना। हमेशा किधर डायरेक्ट करता है, जो भी उसके ड्रीम्स है, जो भी उसके सपने हैं, ठीक है ना, टुवर्ड्स अचीवमेंट, जो भी उसने गोल डिसाइड करके रखा हुआ है उस डायरेक्शन में ही हमेशा वो ले जाने की कोशिश करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। अगली हम बात करें तो एबिलिटी टू फाइंड एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। जो भी अवसर है उसकी वो पहचान कर पाए, खोज कर पाए, ये एबिलिटी भी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। होप ऑफ सक्सेस, हमेशा एंटरप्रेन्योर्स को आशा रखनी चाहिए सफलता की, कि मैं कोई कार्य अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे उसमें सफल होना ही है और मैं सफल होऊंगा। तो ये भी एक तरीके की पॉजिटिव थिंकिंग है और ये पॉजिटिव थिंकिंग भी लोगों को सक्सेस तक पहुंचाती है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, एंटरप्रेन्योर्स
की जब हम बात कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर्स को कभी भी रिजिडनेस नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो लचीलापन कैसा कि कोई भी एक्टिविटीज को पहले से प्लान करके रखा है एज पर द कंडीशन, ठीक है ना, अगर उसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है तो वो चेंज करने की स्थिति में हो, ठीक है ना। एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ माइंड, ठीक है ना, एनालिटिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए, दिमाग में चीजों को एनालाइज सही तरीके से वो कर पाए, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर्स आर अनअफेक्टेड बाय पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है ना। कई बार भाई भतीजावाद वाली हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार का गुण उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो व्यक्ति स्किल्ड है उसके काम का है, ठीक है, अगर वो उसके पहचान का नहीं भी है तो भी उसको काम में वो रखना चाहिए, उससे उसको उस तरीके का हेल्प लेना चाहिए, ना कि मैं अपने परिवार के लोगों को ही उस बिजनेस में रखूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की सोच जो है एंटरप्रेन्योर की नहीं होनी चाहिए। सेंस ऑफ इफिकेसी, ठीक है, इफिकेसी मतलब क्या होता है, क्षमता पूर्ण, स्किलफुलनेस, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्शन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर गोल्स, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर ने जो भी गोल डिसाइड किया है तो उसका ध्यान हमेशा जो है उसको पूरा करने की तरफ होना चाहिए। Being confident of their abilities, they find themselves as problem solvers rather than प्रॉब्लम अवॉइडर्स, ठीक है ना। उसमें जो भी एबिलिटीज है, जो भी स्किल है, उसके हिसाब से उसको अपने आप को कैसा डेवलप करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में, ठीक है ना। जो भी समस्याएं आ रही है उसके समाधान करने वाले के रूप में अपने आप को डेवलप करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम अवॉइडर, ठीक है, ना कि जो भी समस्याएं आ रही है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो ओपननेस टू फीडबैक एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। हमेशा जो एंटरप्रेन्योर है उसको ओपन होना चाहिए फीडबैक लेने के लिए, ठीक है ना। हमेशा हम अपने बारे में अच्छा ही अच्छा सुनने की कल्पना ना करें या उन्हीं लोगों को हम अच्छा बोलें जो हमारे बारे में अच्छा बोल रहा हो, ठीक है ना। हमको फीडबैक लेना है, अगर कोई गलत काम हमारे द्वारा हो रहा है तो लोग उसको क्रिटिसाइज भी करें, और उनके जो क्रिटिसिज्म जो है उसको पॉजिटिव सेंस में हमको लेना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, तभी उनको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो भी अनुभव उनको प्राप्त हो रहा है उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और आगे के बिजनेस में उसको अप्लाई उनको करना चाहिए। कन्फ्रंटिंग अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सामना करने की एबिलिटी जो है एंटरप्रेन्योर्स में होना चाहिए। जैसे कि हम लोग रिस्क की बात कर रहे थे, रिस्क या अनसर्टेनिटी जो आगे फ्यूचर में उसके साथ घटित हो सकता है, तो उससे कैसे निपट के बाहर आना है, ठीक है ना। तो ये एबिलिटीज जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसमें होती है, तो ये भी विशेषता होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर की। देन फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि लोगों के साथ किस प्रकार से रिलेशंस बनाने की क्षमताएं हैं, उनमें एबिलिटी है, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज कंफर्टेबल वाइल डीलिंग विथ पीपल एट ऑल लेवल्स, ठीक है ना। सभी लेवल के व्यक्तियों के साथ डील करने में उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ठीक है ना। दे इंटरेक्ट विथ रॉ मटेरियल सप्लायर्स, जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उसके साथ भी इंटरेक्ट कर पाया, कंज्यूमर्स के साथ भी, बैंकर्स के साथ भी, तो सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स है। नीड टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है ना, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की या मोटिवेट करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी कब काम आ सकती है, जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी उसके एम्प्लॉइज काम करने वाले हैं, ठीक है ना, उसको अच्छे काम करने के लिए समय समय पर मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, इन्फ्लुएंस करने की आवश्यकता होती है। फिर है स्ट्रेट टेकर्स, स्ट्रेस टेकर्स, स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, तनाव, ठीक है ना। तो टेकर्स, उस तनाव को आप कैसे सही तरीके से उस तनाव से आप निकल सकते हैं, ये एबिलिटी भी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स आर कैपेबल ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड सॉल्विंग डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज एट द सेम टाइम, ठीक है ना। मतलब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि बहुत लंबे लंबे या
समय तक काम करने की आवश्यकता भी हो सकती है, बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स ये काम भी उसको करना पड़ सकता है, तो उसे स्ट्रेस आ सकता है, उसमें तनाव आ सकता है, ठीक है ना। तो उस तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उस तनाव से एक तरीके से उसको सही शॉर्ट बाहर निकलना है। तो ये एबिलिटी भी एंटरप्रेन्योर्स में होनी चाहिए, ठीक है ना। टाइम ओरिएंटेशन, या इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये टाइम ओरिएंटेशन, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर का होता है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी है वो एज पर द प्लान अपने बिजनेस को सही तरीके से चला सकता है, और जो भी गोल उसका है उसको अचीव कर सकता है, ठीक है ना। जो टास्क जिस पर्टिकुलर टाइम पे होना है वो उस समय ही होना चाहिए। इनोवेटर्स, ठीक है ना, इसको इनोवेटर्स होने चाहिए, नवाचार की भावना इनमें होनी चाहिए, ठीक है ना। नई नई आइडियाज, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस ये कर पाए, तो इस प्रकार का नवाचार की जो एबिलिटी है वो एंटरप्रेन्योर्स में होनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना, संचार करने की क्षमता ये इनमें होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू मोटिवेट अदर्स इन द बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स मस्ट possess गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। तो बिजनेस से संबंधित जिन लोगों के साथ भी एंटरप्रेन्योर का संपर्क हो सकता है, उनके साथ सही तरीके से वो संचार स्थापित कर पाए, ये एबिलिटी उनमें होनी चाहिए, या एंटरप्रेन्योर्स में ये विशेषताएं होती है जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं। लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस का या जो भी एंटरप्राइज वो चला रहा है उसका एक तरीके से लीडर होता है। उसके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, उनके जितने एम्प्लॉइज हैं, उन सारे लोगों के लिए वो लीडर ही होता है, ठीक है ना। तो इनमें जैसे हमने बात की कि इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी होनी चाहिए, तो लीडरशिप होने के नाते वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है ना। बिजनेस प्लानिंग, कोई भी बिजनेस सही तरीके से तभी चल सकता है जब अपने सही प्लानिंग करने के बाद उसको स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो प्लानिंग के अंतर्गत व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, विथ हाउ मच इफेक्ट, ठीक है ना, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका हम आंसर खोजते हैं, और उसका सही आंसर खोजने की एबिलिटी अगर एंटरप्रेन्योर में है तो ही वो सही तरीके से अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकता है, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब वो चलेगा तभी उसका बिजनेस सही तरीके से प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है एंटरप्रेन्योर्स में होने चाहिए। दिस implies the function of choosing a particular course of action at every stage of creation of an enterprise out of several alternative courses for the purpose of achieving specific goals, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने की दिशा में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ता है, तो ऐसे कई मौके आते हैं जहां पे उसको कुछ डिसीजन लेने होते हैं, तो वो डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो ये 6M की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दे हैव टू मोबिलाइज 6Ms। ये 6Ms क्या क्या है? मेन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मार्केट, मेथड। इन सारी चीजों को सही तरीके से, सही मात्रा में, ठीक है ना, सही समय पे लगाने की एबिलिटी एंटरप्रेन्योर्स में होनी चाहिए, और ये एबिलिटीज अच्छे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उसमें होती है, ठीक है ना। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे लास्ट में अगर हम बात करें विशेषता की, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एंटरप्रेन्योर्स मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस टू अकम्प्लिश द टास्क इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ठीक है ना, प्रभावशाली तरीके से काम को वो कर सकता है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। दे मस्ट टेक डिसीजन ऑन देयर own in uncertain and risky situations and should stick to it confidently even if there occurs initial setback, ठीक है ना। और वो डिसीजंस ले पाए ऑन देयर ओन, अपने खुद के डिसीजंस ले पाए अगर कोई अनसर्टेनिटी या रिस्की सिचुएशंस आ रहा है, कॉन्फिडेंटली, ठीक है ना। तो ये अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, ये सारी होनी चाहिए। Thank you very much. This is all about the entrepreneurship types, characteristics, and functions of entrepreneurship.